बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जीएसटी काउंसिल की बैठक से जुड़ी हुई। जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया है। सीएनबीसी टीवी 18 की टिम्सी जयपुरिया की रिपोर्ट है कि सभी राज्यों ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, इस वक्त आपको बता दें जीएसटी काउंसिल की बैठक से जुड़ी हुई। जीएसटी काउंसिल की बैठक में सभी राज्यों ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया है। सीएनबीसी टीवी 18 की टिम्सी जयपुरिया की रिपोर्ट है कि सभी राज्यों ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया। टिम्सी, इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं। टिम्सी, और क्या जानकारी आ रही है इस विरोध को लेकर? देखिए, जीएसटी काउंसिल की बैठक में केरला हाई कोर्ट के निर्देश के अकॉर्डिंग एक प्रपोजल पुटअप किया गया था कि क्या स्टेट्स और सेंटर तैयार हैं पेट्रोल, डीजल, एटीएफ वगैरह को जीएसटी के दायरे में लाने की, क्योंकि केरला हाई कोर्ट का मानना था कि ऐसा करने से कीमतों पे काफ़ी असर पड़ सकता है, कीमतें काफ़ी सस्ती हो सकती हैं आम आदमी के लिए। लेकिन काउंसिल में यानी 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के सभी के वित्त मंत्री और सेंटर की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सब ने एकजुट होकर ये डिसीजन लिया है कि अभी इस वक्त ऐसी कोई डिस्कशन ना लाई जाए। ये राज्य और सेंटर दोनों के हित में नहीं है, क्योंकि दोनों ही इससे काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यूज जनरेट कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यूज आ रहे हैं। स्पेशली कोविड के टाइम स्पेशल कोविड सेस और स्पेशल एक्साइज ड्यूटीज लगाई हुई हैं पेट्रोल और डीजल पे, जिसकी वजह से राजस्व जो घट रहा था कोविड-19 के चक्कर में, उसको थोड़ा रोका गया है। जो राजस्व आ रहा है वो और कार्यों में लग रहा है, जैसे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में और उन सब में। तो इसलिए सब राज्यों ने अभी डिसाइड किया कि ये कोई वक्त नहीं है इस डिस्कशन को इवन शुरू करने का, ऐसा डिसीजन लेना। ऐसे में एक सवाल ये जो इस वक्त व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में अगर लाया जाता है तो उनकी जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा, क्या असर होगा या हल्का होगा? अगर पेट्रोल, ऐसा माना गया है कि अगर पेट्रोल डीजल जो है जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे तो क्योंकि हर स्टेट अलग वैट लगाती है, सेंटर का अलग एक्साइज चलता है, अलग से सेस लगता है पेट्रोल डीजल पे, जो रोड सेस भी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस भी होता है। और अभी फिलहाल कोविड के चलते भी सब स्टेट्स ने जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग वैट की लिमिट तय कर रखी है। तो इसलिए जब सब चीज़ एक पैरिटी में आ जाएगी, एक पर्टिकुलर रेट पे आ जाएगा, क्योंकि जीएसटी का मतलब ये होता है आप कोई भी सामान खरीदे उस पे जो रेट तय हो गया है वो पूरे भारत में एक ही रेट पे मिलेगा। तो एक तो वो सब पैरिटी आ जाती, लेकिन क्या ये सस्ता होता ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि क्या रेट तय किया जाता ये उस पर डिपेंड करता। और अभी तो फिलहाल डिस्कशन। जानकारी के लिए आपका। और एससीओ की बैठक में पीएम मोदी ने आतंकवाद और कट्टरतावाद पर करारा प्रहार किया। उन्होंने दोनों समस्याओं को आर्थिक विकास की राह में बाधा बताया। पीएम मोदी ने एससीओ की बैठक में शामिल देशों को संदेश देते हुए अफगानिस्तान के हालात का जिक्र किया। उन्होंने साफ कहा कि अफगानिस्तान में कट्टरता बढ़ी और इसने पड़ोसी देशों के लिए चुनौती बढ़ाई है। पीएम मोदी ने कट्टरता से लड़ने के लिए तकनीक के विकास पर जोर दिया। रेडिकलाइजेशन से लड़ाई क्षेत्रीय सुरक्षा और आपसी ट्रस्ट के लिए तो आवश्यक है ही। यह हमारी युवा पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए भी जरूरी है। एससीओ के लगभग सभी देशों में इस्लाम से जुड़ी मॉडरेट, टॉलरेंट और इंक्लूसिव संस्थाएं और परंपराएं हैं। एससीओ को इनके बीच एक मजबूत नेटवर्क विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। रेडिकलाइजेशन और असुरक्षा के कारण इस क्षेत्र का विशाल आर्थिक पोटेंशियल भी अनटैप रह गया है। एससीओ को क्षेत्र में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए उपयुक्त नॉर्म्स विकसित करने चाहिए। इसी से हम इस क्षेत्र की पारंपरिक कनेक्टिविटी को पुनः स्थापित कर पाएंगे और तभी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हमें जोड़ने का काम करेगी, न कि हमारे बीच दूरी बढ़ाने का।
एससीओ की बैठक में पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के हालात पर गहरी चिंता जताई है। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के हालात के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए एससीओ की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। तो मौजूदा हालात में एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान के हालात पर गहरी चिंता जताई है, जिसमें लगातार इस बात को बताया गया है कि किस तरह से अफगानिस्तान के हाल के घटनाक्रम का उन्होंने जिक्र किया और एससीओ की भूमिका को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताया है। सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। एससीओ की बैठक में पाकिस्तान एक बार फिर खुलेआम झूठ बोलता नजर आया। आतंकवाद और आतंकी संगठनों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान दुनिया को यह दिखाने की कोशिश करता दिखा कि उससे आतंकवाद से कितना नुकसान हुआ है। एससीओ में इमरान खान ने दावा किया कि पाकिस्तान ने आतंकवाद से जंग में 80,000 से ज्यादा जानें कुर्बान की। इस बैठक में इमरान का एक और झूठ सामने आया। इमरान ने दावा किया कि वो अफगानिस्तान में शांति चाहता है, जबकि पाकिस्तान पर आरोप है कि उसने तालिबान की हर संभव मदद की और पंजशीर में भी पाकिस्तान ने एनआरएफ पर हवाई हमला किया। एससीओ बैठक में चीन भी अपनी चालबाजी से बाज नहीं आया। चीन ने उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग अफगान मुद्दे पर दुनिया को यह दिखाने की कोशिश करते दिखे कि उन्हें अफगान के लोगों की कितनी परवाह है। शी जिनपिंग ने पूरे विश्व से अफगानिस्तान की लिए सहायता के समर्थन को मांगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त अफगानिस्तान को इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है। तालिबान को आर्थिक तौर पर मदद देने का ऐलान करने वाले चीन ने आतंकवाद से लड़ाई को जारी रखने की बात पर भी जोर दिया। और एससीओ की बैठक में पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के हालात पर गहरी चिंता जताई है। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के हाल के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए एससीओ की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। तो एससीओ में पीएम की 10 बड़ी बातें जिनका जिक्र आज हुआ है और इसके साथ ही उसमें कौन कौन सी बातों को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद का जिक्र किया, अफगानिस्तान में जिस तरह की कट्टरता बढ़ी है उसका जिक्र किया। भारत हर तरह के सहयोग के लिए वहां पर तैयार है। एससीओ को कनेक्टिविटी बढ़ानी चाहिए। चुनौतीपूर्ण माहौल में एससीओ की बैठक हो रही है और इन चुनौतीपूर्ण हालातों में शांति और सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती सेना पर दिए बयान पर गिर गई हैं। उन्होंने पुंछ के मेंढर में आर्टिकल 370 पर बोलते हुए सेना पर विवादास्पद टिप्पणी की। उन्होंने अपने भाषण में कई आरोप लगाए, जिसके बाद बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस ने भी उनके बयान की निंदा की और सेना पर टिप्पणी न करने की नसीहत दी। पहले जो था हालात खराब थे तो हमें दुश्मन नजर आता था। वो मिलिटेंट की शक्ल में हाथ में बंदूक लेके या सिक्योरिटी फोर्सेस की शक्ल में सामने आता था कि भाई मिलिटेंट तुम्हारे घर में क्यों आया। आज का दुश्मन जो है, आज की जो मुसीबत है उसकी कोई शक्ल नहीं, वो बिना चेहरे के है, उसका चेहरा नजर नहीं आता है, मगर वो हर जगह मौजूद है। कोई बात करता है, जबान खोलता है, शाम को पुलिस वाला पकड़ के ले जाता है। बताओ कि क्या कर रहे थे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी नेताओं ने आपत्ति जताई है। बीजेपी नेताओं ने क्या कहा है, आइए सुनिए। जिस भारतीय सेना की वजह से महबूबा मुफ्ती जी आज तक सुरक्षित अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, महबूबा मुफ्ती जी की फितरत रही है कि देश के देशभक्त लोगों का अपमान करना, लेकिन महबूबा मुफ्ती जी की जमीन खिसक चुकी है। बिन पानी जैसे मछली छटपटाती है, वैसे महबूबा मुफ्ती जी छटपटा रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में मोदी जी की सरकार आने वाली है। यहाँ
बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। महबूबा को वो वक्त याद होगा जब हमारी सेना ने 2014 में सैलाब से पूरे कश्मीर वासियों को बचाया था। उन्हें शायद वो याद नहीं आता। अपने साथ वो सुरक्षा बलों को लेकर के घूमती है। ये उनका अपमान है। उनको जो फ्रस्ट्रेशन है उसी के कारण से इस प्रकार की आवाजें उठती हैं। महबूबा मुफ्ती जी के बयान को आज उनकी दरकती हुई जमीन को बचाने के प्रयास के रूप में देखना चाहिए और इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। अपने बचे खुचे वोट बैंक को बचाने के लिए देश को बांटने की राजनीति महबूबा मुफ्ती की कर रही हैं, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। तो महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो अफगानिस्तान जैसे ही हैं और इस पर लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि ये बयान सेना का अपमान है। मैं महबूबा मुफ्ती जी के द्वारा दिए गए वक्तव्य को आपत्तिजनक, अनावश्यक और गैर जरूरी मानता और सेना को लेकर के की गई टिप्पणी उनकी बेहद दुखदपूर्ण है। जो सेना अपने शौर्य के लिए, अपने बलिदान के लिए और सीमाओं की सुरक्षा के लिए जानी जाती है, उसको जुल्मी बताना, उसको आतताई बताना, ये देश का अपमान है, सेना का अपमान है। कभी वो तालिबान को सपोर्ट करती नजर आती हैं। जब पाकिस्तान से रिश्ते इतने ख़राब और नाजुक दौर में हों तब पाकिस्तान के साथ वो अच्छे रिश्ते बनाने की हिमायत करती हैं। ये उनकी एक राजनीतिक बौखलाहट है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। कांग्रेस नेताओं ने भी महबूबा मुफ्ती के बयान की निंदा की है। उन्होंने क्या कहा है, आइए सुनिए। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में जो चाहे जमीन खरीद सकता है, लेकिन मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि अभी तक कितने लोगों ने जमीन खरीदी? जब तक कश्मीर के हालात ठीक नहीं होंगे, मुझे नहीं लगता है कि वहां पे कोई भी आदमी जमीन खरीदने की हिम्मत कर सकता है। भारतीय सेना के ऊपर सवाल उठाने की मैं घोर निंदा करती हूं। उनका सर्वोच्च बलिदान है कि आज देश सुरक्षित है। भारतीय सेना के ऊपर एक भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है, मेरा ये मानना है। और एक तरह से महबूबा मुफ्ती के इस बयान की हर तरफ आलोचना हो रही है। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने भी उनके इस बयान की निंदा की है। इस तरह के बयान हताशा में दिए जा रहे हैं और राजनीतिक कारणों से दिए जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती स्वयं राजनेता रही हैं, लोकसभा में, विधानसभा में मुख्यमंत्री भी रही हैं। अभी तक उन्होंने कभी इस तरह की कोई बात नहीं कही। अगर कुछ बात होती तो वो एक जनमंच पर या अपने राजनीतिक मंच पर या लोकसभा, विधानसभा में इस तरह की बातों को कर सकती थी और प्रोटेस्ट कर सकती थी। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी महबूबा को उनके बयान पर न सिर्फ घेरा बल्कि उन्हें नसीहत भी दे डाली। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में हमारे लोगों की साल और टोपियां उतारकर चेक की जाती थी और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि 370 हट गया तो हम प्लाट खरीदेंगे। हम प्लाट खरीदना बस की बात नहीं है। ऐसा है, महबूबा मुफ्ती को अब समझना चाहिए, कांग्रेस दिल्ली में नहीं बैठी है, अब बैठी है भारतीय जनता पार्टी और बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी। और 370 जब हट जाता है तो वहाँ पे भी वही कानून लगेगा जो देश के हर कोने में लगता है और हर नागरिक वहाँ पे अब प्लॉट लेगा और वहाँ प्लॉट लेकर वहाँ की जो इंडस्ट्री है, टूरिज्म है, उसको बढ़ावा देगा, जिसको आप लोगों ने पकड़ के रखा था सेपरेटिस्ट के हाथ में और वो पाकिस्तान को गिरवी कर रखा था। देश के प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन पर उनके जन्मस्थान वडनगर में 71 फीट ऊंचा एक कट आउट लगाया गया है। ये कट आउट 71 फीट ऊंचा और 28 फीट चौड़ा है। इसे बनाने में 7 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। आज शाम 171 शादीशुदा जोड़े इस कटआउट के सामने राम की आरती करेंगे और पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर। देश के अलग अलग
हिस्सों से जो तस्वीर आ रही है उसमें बेहद खास तस्वीर आपके सामने। उनके जन्म स्थान वडनगर में 71 फीट ऊंचा एक कटआउट लगाया गया है। ये कटआउट 71 फीट ऊंचा और 28 फीट चौड़ा है और इसे बनाने में 7 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आया है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर उनसे जुड़ी एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसे नमो ऐप पर भी देखा जा सकता है। अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम ने शुभकामनाओं देने वालों को एक अपील भी की है। अपील में उन्होंने कहा है कि बधाई संदेश भेजिए, लेकिन इसके साथ ही सफाई या दूसरे तरीकों से मानव सेवा करने का प्रण भी लीजिए। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने शुभकामना संदेशों के साथ सेवा करने वाली अपनी तस्वीर भी लगाने को कहा है। हौसला महिलाओं की शक्ति बना, वंचित जन को करने सशक्त, कैसे पर्वत सा है वो तना। आओ जाने इतने वर्षों कैसे छाना अनुभव आकाश, कैसे देश का जन जन पाता उनको अपने हृदय के पास। संसद की चौखट पर जिसका झुका सर्वप्रथम। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम का सबसे अधिक प्रभाव हम जैसे पड़ोसी देशों पर होगा और इसलिए इस मुद्दे पर क्षेत्रीय फोकस और क्षेत्रीय सहयोग बहुत ही आवश्यक है। इस संदर्भ में हमें 4 विषयों पर ध्यान देना होगा। पहला मुद्दा यह है कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन इंक्लूसिव नहीं है और बिना नेगोशिएशन के हुआ है। इससे नई व्यवस्था की स्वीकार्यता पर सवाल उठते हैं। महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों सहित अफगान समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण है और इसलिए यह आवश्यक है कि नई व्यवस्था की मान्यता पर फैसला ग्लोबल कम्युनिटी सोच समझकर और सामूहिक तरह से ले। इस मुद्दे पर भारत संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका का समर्थन करता है। दूसरा विषय है कि अगर अफगानिस्तान में अस्थिरता और कट्टरवाद बना रहेगा तो इससे पूरे विश्व में आतंकवादी और एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को बढ़ावा मिलेगा। अन्य उग्रवादी समूहों को हिंसा के माध्यम से सत्ता पाने का प्रोत्साहन भी मिल सकता है। हम सभी देश पहले भी आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं और इसलिए हमें मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग किसी भी देश में आतंकवाद फैलाने के लिए न हो। एससीओ के सदस्य देशों को इस विषय पर सख्त और साझा नॉर्म्स विकसित करने चाहिए। आगे चलकर ये नॉर्म्स वैश्विक एंटी टेरर सहयोग के लिए भी एक टेम्पलेट बन सकते हैं। ये नॉर्म्स आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए। इनमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और टेरर फाइनेंसिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए और इनके एनफोर्समेंट की प्रणाली भी होनी चाहिए। एक्सेलेंसी, अफगानिस्तान के घटनाक्रम से जुड़ा तीसरा विषय यह है कि इससे ड्रग्स, अवैध हथियारों और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अनियंत्रित प्रवाह बढ़ सकता है। बड़ी मात्रा में एडवांस वेपन्स अफगानिस्तान में रह गए हैं। इनके कारण पूरे क्षेत्र में
अस्थिरता का खतरा बना रहेगा। इन फ्लोज को मॉनिटर करने और इंफॉर्मेशन शेयरिंग बढ़ाने के लिए एससीओ रैट्स मैकेनिज्म्स सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। इसी महीने से भारत इस संस्था की काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है। इस विषय पर हमने व्यवहारिक सहयोग के प्रस्ताव डेवलप किए हैं। चौथा विषय अफगानिस्तान में गंभीर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का है। फाइनेंशियल और ट्रेड फ्लोज में रुकावट के कारण अफगान जनता की आर्थिक व्यवस्था बढ़ती जा रही है। साथ में कोविड की चुनौती भी उनके लिए यातना का कारण है। विकास और मानवीय सहायता के लिए भारत बहुत वर्षों से अफगानिस्तान का विश्वस्त पार्टनर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा, सेहत और कैपेसिटी बिल्डिंग तक हर सेक्टर में और अफगानिस्तान के हर भाग में हमने अपना योगदान दिया है। आज भी हम अपने अफगान मित्रों तक खाद्य सामग्री, दवाइयां आदि पहुंचाने के लिए इच्छुक हैं। हम सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान तक मानवीय सहायता निर्विघ्न तरीके से पहुंच सके। एक्सेलेंसीज, अफगान और भारतीय लोगों के बीच सदियों से एक विशेष संबंध रहा है। अफगान समाज की सहायता के लिए हर क्षेत्रीय या वैश्विक पहल को भारत का पूर्ण सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी को आप सुन रहे थे। दरअसल अफगानिस्तान पर एससीओ सीएसटीओ आउटरीच सम्मेलन में प्रधानमंत्री का यह संदेश, जिसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। अफगानिस्तान के घटनाक्रम का प्रभाव पड़ोसी देशों पर सबसे ज्यादा होगा। महिलाओं और अल्पसंख्यकों सहित सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व बहुत जरूरी है। साथ ही इस बीच आपको प्रधानमंत्री ने जो अफगानिस्तान पर एससीओ सीएसटीओ आउटरीच सम्मेलन में बात कही है वो भी हम आपको बताएं। उससे पहले उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि अफगानिस्तान में बड़ी मात्रा में हथियार रह गए हैं और आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है जिससे हम सभी जो इस सम्मेलन में शामिल देश हैं वो पीड़ित हैं। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान का जो घटनाक्रम हुआ है उससे पड़ोसी देशों पर सबसे ज्यादा असर होगा। इसके लिए महिलाओं और अल्पसंख्यक सहित सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण होगा। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर रिकॉर्ड कोरोना वैक्सीनेशन हुआ है और इस बीच आपको बता दें कि ये जो आंकड़ा है वो 2 करोड़ को पार कर गया है। वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बन गया है और इस रिकॉर्ड के साथ ही जिस बात को लगातार आज सुबह से कहा जा रहा था कि ये वैक्सीनेशन 2 करोड़ को पार कर जाएगा और उस 2 करोड़ को पार करने के साथ ही एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया है। 31 अगस्त 2021 इसी साल में एक रिकॉर्ड बना था जिसमें 1 करोड़ 33 लाख डोजेस लगी थी, लेकिन आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर वैक्सीनेशन 2 करोड़ के पार चला गया है। यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। और वो जो मीटर है वैक्सीनेशन का, किस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि हर सेकंड में लगभग 500 लोगों को वैक्सीनेशन लग रहा है। विक्रांत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। विक्रांत, थोड़ी देर पहले हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बहुत जल्द ये 2 करोड़ के पार होगा। सवा घंटा भी नहीं हुआ है, 4 बजे के आसपास हम बात कर रहे थे। देखिए बिल्कुल इसीलिए मैं उस समय भी कह रहा था प्रीति कि ये आंकड़ा जो 2 करोड़ का लक्ष्य रखा है उसे भी तेजी से पार करेगा। एक बार फिर हम अपने जो वैक्सीनेशन मीटर है उसकी तरफ अगर हम दर्शकों को दिखाएं, ये सुई देखिए सेकंड से भी तेज भाग रही है। 2 करोड़ 1 लाख 30 हजार जब तक आप पढ़ते हैं तब तक संख्या बदल जाती है, तो इतनी तेजी से ये पूरी संख्या बदल रही है। तो ये निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि कोरोना के लिए किसी भी देश के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और ऐसा
हमेशा जब हमने इस देश ने इतना बड़ा कहर देखा था कोरोना का, दुनिया के कई देशों में एक बड़ा कहर बनकर सामने आया था, और उसके बाद जब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई तो ये सवाल उठ रहे थे कि भारत जैसे बड़ी आबादी के देश में किस तरीके से वैक्सीनेशन का काम होगा। ये आज का जो आंकड़ा है 2,01,83,000, लीजिए 44,000 हो गया। जब तक हम बात करते हैं तब तक 1,000 संख्या बढ़ जाती है। तो ये दिखाता है कि अगर ठान लिया जाए, मन में इच्छा कर ली जाए, तो कोई भी आंकड़ा पाया जा सकता है। और आज जिस तरीके से 2 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, ये निश्चित तौर पर हर स्वास्थ्य कर्मी, सरकार के लिए, जनता के लिए, राज्य सरकारों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पूरी दुनिया में इसे याद किया जाएगा कि कैसे भारत के सारे संसाधन मिल करके एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण किया गया। और मुझे तो लग रहा है विक्रांत, अब ये आंकड़ा जो है, ये डेटा हम दिखा रहे हैं साथ में वैक्सीनेशन मीटर का, ये बहुत तेजी के साथ और एक नया रिकॉर्ड बनाएगा शाम होते होते। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से ये सुई आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से हम जब तक बात कर रहे हैं ये 2,01,61,000 पहुंच गया है। यानी कि 2.5 करोड़ की जो फिगर का आंकड़ा हम लोग लगा रहे थे कि 2 करोड़ का भले ही लक्ष्य रखा गया हो, लेकिन ये आंकड़ा 2.5 करोड़ भी जा सकता है। तो 2.5 करोड़ लोगों को टीकाकरण, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा आंकड़ा है और किसी भी दुनिया के देश के लिए यह एक उदाहरण भी है कि भारत जैसा देश, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि किस तरीके से वैक्सीनेशन होगी, बहुत लंबा टाइम इसमें लग जाएगा, तेजी से काम हुआ। ऐसे 3 बार मौके आए जब 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लोगों को लगाई गई, लेकिन आज उन तमाम तीनों दिनों के रिकॉर्ड को भी तोड़ते हुए 2 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा इस समय 2,01,75,000 को पार कर गया है। तो जिस तेजी से सुई बढ़ रही है, कहा यह जा रहा है कि हर 1 सेकंड में 500 के करीब लोगों को टीका लग रहा है। तो ये जो रफ्तार है, अभी आप देखिए कि घड़ी की सुई 5:15 के करीब बजा रही है, तो अभी भी काफी समय है। और स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारती जी, बहुत बड़ी खबर, इस वक्त 2 करोड़ को वैक्सीनेशन पार कर गया है, एक नया रिकॉर्ड प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर, आपकी पहले प्रतिक्रिया? जी जरूर, आज बहुत ही खुशी का दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है आज। विशेष तौर से पूरे देश में उत्साह के साथ सेवा सप्ताह के साथ मनाया जा रहा है। तो सेवा देने में, उनके नेतृत्व में, ये सभी का संकल्प है। हमारे हर एक नागरिक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये वैक्सीन प्रोडक्शन भी भारत में हुई और आज ये रिकॉर्ड ब्रेक वैक्सीनेशन ड्राइव भी चला। 2 करोड़ के पार आज वैक्सीनेशन हो रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी हमारे लिए गर्व की, खुशी की बात है। मैं बहुत खुशी और सभी का इस माध्यम से, आपके माध्यम से एक सभी के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सभी प्रयासों से, उसमें डॉक्टर थे, हेल्थ की टीम है, नर्स है, आशा सेविका है, ये सभी का योगदान है। हमारी वैज्ञानिकों के भी विशेष आभार। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जब हम जन्मदिन मना रहे हैं तो उसमें यही संकल्प का सेवा का संकल्प है जो आज साकार होते हुए दिख भी रहा है और आगे आके हर एक नागरिक की सुरक्षा के लिए हम सब प्रतिबद्ध है। भारती पवार जी, ऐसे बहुत सारे लोग थे, खासतौर पर विपक्ष इस वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर बहुत सारे सवाल उठा रहा था, लेकिन आज सवाल उठाने का दिन नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगी? जरूर, जब शुरू हो रहा था वैक्सीनेशन तब काफी लोगों ने उस पर विरोध भी किया, फिर सवाल भी उठाए, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनके नेतृत्व काम करने वाली सरकार है और सबका विश्वास है कि ये हमारे कोरोना की लड़ाई में सबकी सुरक्षा के लिए वैक्सीन, जबकि आज भारत ने खुद में प्रोडक्शन भी किया और इतने बड़े पैमाने पे सबके लिए ये फ्री वैक्सीनेशन देने का एक हम रिकॉर्ड जग देख रहा है। आज हमें दुनिया देख रही है भारत का ये रिकॉर्ड, इसमें सभी का प्रयास है। मुख्तार अब्बास नकवी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी, आपको और पूरे देश को बधाई, एक रिकॉर्ड वैक्सीनेशन प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिस वक्त पूरी दुनिया एक बहुत बड़े संकट से, कोरोना के संकट से, इस बड़ी आपदा से गुजर रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से बिना रुके हुए, बिना थके हुए परिश्रम को परिणाम में परिवर्तित किया और आज देश के लोगों की सेहत और सलामती को सुनिश्चित किया है। जिस वक्त के देश दुनिया के लोग सोच रहे थे, उस वक्त जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन की टास्क फोर्स बनाई जनवरी 2020 में।
उसके बाद जो है वो लगातार जो है वो इस दिशा में काम करते रहे, और निश्चित तौर से ये एक ऐसी आपदा थी जिसके बारे में पहले से न उसके बारे में वैज्ञानिकों को जानकारी थी, न उसका कोई डायग्नोज हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में कम से कम लोगों को नुकसान हो, लोगों की सेहत और सलामती सुनिश्चित हो, और उसी परिश्रम का परिणाम आज देश के सामने दिखाई पड़ रहा है। अभी तो 2 करोड़ को वैक्सीनेशन पार कर गया है, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी जी, आपको क्या लगता है अभी जब ये पूरा फाइनल डेटा आएगा, ये डेटा कहां जाकर रुक सकता है? देखिए, हमारा संकल्प है कि सभी का वैक्सीनेशन होना चाहिए। शुरुआती दौर में कुछ आशंकाएं, कुछ अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों की ने जिस तरह से संयम और सावधानी, समाज का संयम और सावधानी, सरकार की सुविधाएं और संसाधन ने आज जो है वो हमें कोरोना के इस कहर से बाहर निकालने के रास्ते पे खड़ा किया है। और निश्चित तौर से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि देश में इतनी बड़ी तादाद में लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। मैं आज खुद भी वैक्सीनेशन सेंटर पे गया था, वहां पे लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं, और इसी तरह से पूरे देश में लोग लाइन लगा करके जिन गांव में, दूर दराज के इलाकों में जहां पर कि पहले वैक्सीनेशन से लोग झिझक रहे थे, वो चीजें खत्म हुई हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी बात कर रहे थे, और वैक्सीनेशन पर पूरे देश में खुशी की लहर, और ये डेटा बहुत तेजी से और आगे बढ़ेगा।